Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Med Easy. As you know that we have started history series of class 7th. This is the second lecture of chapter 2 that is New Kings and Kingdoms. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने एक लेक्चर कर रखा है. अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं. तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को करा था. आज का हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, यानी कि ये जो साम्राज्य थे, ये जो राज्य थे, यहाँ का प्रशासन कैसे चलता था, कैसा प्रशासन था, उसको हम लोग आज के टॉपिक में कवर करेंगे. मेनी ऑफ दिस न्यू किंग्स एडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल सच एज महाराजा, अधिराजा, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड्स ऑफ किंग्स, त्रिभुवन चक्रवर्ती, लॉर्ड्स ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स एंड सो ऑन. तो सबसे पहले ये जो राजा बने, ये पहले क्या थे? सामंत थे. सामंत से क्या बने? राजा बने. यानी कि छोटे लोग बड़े लोग बनने लगे. अब तो हुआ ये कि जब ये बड़े लोग बनने लगे तो साउंडिंग टाइटल्स, हाई साउंडिंग टाइटल्स, यानी कि ऐसा टाइटल जो सुनकर लोगों को लगे कि अरे बाप रे, ये कितना खतरनाक टाइटल है, बहुत बड़े लोग हैं. तो इस टाइप का हाई साउंडिंग टाइटल, काफ़ी भारी भरकम सा टाइटल लगाने लगे. जैसे महाराजा, अधिराजा, इसका मतलब होता है ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, यानी कि राजा, ग्रेट किंग यानी कि बहुत बड़े, मतलब राजा. ठीक है. उसके बाद ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, यानी कि राजाओं का राजा समझ लीजिए. चक्रवर्तीन वाला तो टाइटल तो गजब ही था. लॉर्ड्स ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स, यानी कि तीनों लोक का राजा, अपने आप को मतलब भगवान से भी ऊपर ये लोग दिखाने लगे. However, in spite of such claims, हालांकि नाम में टाइटल तो ये काफ़ी भारी भरकम सा लगा लिए, लेकिन they often shared powers with their samants as well as with their associates of peasants, traders and brahman. नाम तो काफ़ी भारी भरकम लगा लिए, लेकिन अभी भी ये लोग भी वैसे ही करने लगे. राजा बनने के बाद इनके अंडर में काफ़ी सारे सामंत थे, तो वो सामंत भी इनके अंडर में जो थे वो भी पावर इनके साथ शेयर करते थे. यानी कि इनके पास पावर ज़्यादा था, लेकिन जो सामंत थे उनके पास भी पावर रहता था. जैसा कि इनका नाम था तीनों लोक के स्वामी, लेकिन ये तीनों लोक के स्वामी थे नहीं, बस नाम ही था. तो यह सामंत के साथ भी पावर शेयर करते थे. जो कुछ एसोसिएट्स थे पीजेंट्स के, यानी कि जो किसानों के प्रमुख जो होते हैं, अभी क्या होता है किसानों के जो लीडर होते हैं, तो उस टाइप का समझ लीजिए. तो जो एसोसिएट्स थे या जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी लोग थे प्रमुख, जो ब्राह्मण थे मेन, उनके साथ ये लोग पावर शेयर करते थे. यानी कि उनको भी कुछ पावर दिया जाता था. ऐसा नहीं था कि ये खुद को भगवान ही स्थापित नहीं कर पाए थे. एज सामंत्स गेंड पावर एंड वेल्थ, ये तो पिछले लेक्चर का आ गया, सॉरी. In each of these estates, resources were obtained from the producer, that is, peasants, cattle keepers, artisans, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. तो ये जितने भी स्टेट बने, जितने भी ये राज्य बने, यहाँ के जो राजा थे, तो रिसोर्सेज वेयर ऑप्टेड. यहाँ पे रिसोर्सेज कहाँ से आता था? रिसोर्सेज यानी कि पैसा समझ लीजिए, टैक्स समझ लीजिए. तो वो कहाँ से आता था? तो प्रोड्यूसर के पास से आता था. प्रोड्यूसर यानी कि वन हु प्रोड्यूसेस, जो कुछ भी प्रोड्यूस करता हो. जैसे कि पीजेंट्स यानी कि जो किसान वर्ग थे, वो क्या करते थे? खेती करते थे. तो वहाँ से कैटल कीपर्स, जो मवेशी रखते थे, जो आर्टिसियंस थे, जो आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते थे, तो ये सब को क्या किया जाता था? परसुएड किया जाता था या कंपेल किया जाता था. यानी कि इनको दबाव डाला जाता था कि आप क्या कीजिए, आप सरेंडर कर दीजिए अपने प्रोड्यूस के कुछ पार्ट को. यानी कि आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी आप उत्पादन कर रहे हैं, जो कुछ भी बना रहे हैं, तो उसके हिस्सा, कुछ हिस्सा जो है हमको भी दीजिए. समटाइम्स दीज वर क्लेम्ड एज रेंट, कभी कभी तो इसको रेंट क्लेम किया जाता था. ड्यू टू अ लॉर्ड हु असर्टेड दैट ही ओन द लैंड, कभी कभी जो है क्या होता था, लॉर्ड हुआ करता था, यानी कि जो लैंडलॉर्ड आप समझ लीजिए एक तरह से. तो वो क्या करता था, अपने आप को बहुत बड़े क्षेत्र का लैंडलॉर्ड यानी कि जमींदार समझता था. तो जो भी लोग उसके अंदर जिनका खेत था, खेत उन्हीं का था, लेकिन वो कहता था कि ये सब मेरे अंडर है. अभी एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, अभी सरकार जो है जितना भी प्रॉपर्टी है इंडिया में, सबका मालिक है. तो एक तरह से अभी लैंड आपके पास होता है, फिर भी आप टैक्स देते हैं ना गवर्नमेंट को. तो वैसे ही उस टाइम भी था, वो अपने आप को मालिक समझते थे. जिनका लैंड हुआ करता था वो उनको एज अ रेंट दिया करते थे, जो उनके लिए रिसोर्सेज का काम करता था. रेवेन्यू वाज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, जो व्यापारी लोग थे, जो व्यापार करते थे, उनसे भी रेवेन्यू टैक्स जो है कलेक्ट किया जाता था. These resources were used to finance the king's establishment. अब ये जो रिसोर्सेस थे, तो इसको फाइनेंस के तरह यूज किया जाता था. किस चीज़ में? किंग्स के इस्टेब्लिशमेंट में. यानी कि राजा का जो भी इस्टेब्लिशमेंट था, जो भी खर्च था, जहाँ जहाँ पे उसका एक तरह से समझ लीजिए जैसे किला हो गया,
मिलिट्री हो गया, और भी जो भी काम था तो उसमें खर्च किया जाता था, एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट। और इसके अलावा जो है जो टेम्पल्स और फोर्ट्स के कंस्ट्रक्शन होते थे उन सब में भी खर्च किया जाता था। दे वेयर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स which were in turn expected to lead to acquisition of wealth in form of plunder and access to land as well as trade routes। इसको जो है एज अ रिसोर्स यूज किया जाता था, किस चीज़ के लिए, जो रेवेन्यू होता था तो युद्ध को लड़ने के लिए। और युद्ध क्यों लड़ा जाता था? युद्ध लड़ा जाता था इस एक्सपेक्टेशन से, इस उम्मीद से ये लोग युद्ध लड़ते थे, ताकि जो है इससे क्या हो सके, काफ़ी ज़्यादा धन आएगा। कब? जब ये लोग लूटपाट मचाएंगे, किसी अपने विरोधी राज्य में जा करके लूटपाट मचाएंगे तो वहाँ से काफ़ी सारा धन आएगा, काफ़ी सारा संपत्ति यानी कि लैंड आएगा, और ट्रेड रूट पे भी इनका कब्जा हो जाएगा, यानी कि जिस रूट से व्यापार होता था उस पे इनका कब्जा हो जाएगा, और उस रूट से जो भी व्यापारी जाएंगे उनसे भी इनको टैक्स आएगा, यानी कि और ज़्यादा फायदा होगा। तो ये लोग क्या करते थे, पैसे को इन्वेस्ट करके फिर से और ज़्यादा पैसा बनाना चाहते थे। जैसे आज शेयर मार्केट में होता है वैसे ये लोग भी करते थे, लेकिन वो शेयर मार्केट नहीं होता था, ये मत समझ लेना और लिख के मत आ जाना एग्जाम में। द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वेर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज। तो कुछ प्रबुद्धशाली प्रभावी जो फैमिलीज थे, यानी कि वर्चस्वशाली जो फैमिलीज थे, उनसे रेवेन्यू कलेक्टर जो है अपॉइंट किया जाता था। जैसे बाद में जो है कलेक्टर आप सुनते हैं ना, तो कलेक्टर पहले रेवेन्यू ही कलेक्ट करता था। जो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो पहले कलेक्टर, उसका नाम इसीलिए था क्योंकि उसका काम होता था रेवेन्यू को कलेक्ट करना। तो उसी तरह से ये लोग भी रेवेन्यू को कलेक्ट करने वाले को रिक्रूट करते थे, यानी कि बहाली करते थे, जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज से होते थे, काफ़ी प्रबुद्धशाली फैमिली से होते थे, वर्चस्वशाली फैमिलीज से होते थे। एंड पोजीशंस वेयर ऑफन हेरिडेटरी। और ये जो पोस्ट था कलेक्टर का, तो ये जो पोस्ट होता था ये हेरिडेटरी पोस्ट था, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कलेक्टर है, कलेक्टर मैं बोल रहा हूँ लेकिन कलेक्टर मत समझ लेना, जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है, ठीक है, उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग साम्राज्य में अलग अलग जगह पे। तो ये जो पोस्ट था वो हेरिडेटरी था, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कलेक्टर बन गया मानो, तो फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका पोता बनेगा, ऐसे ही वंशागुणत पोस्ट हो गया था। दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल। ऐसे ही आर्मी में भी होता था, अगर कोई आर्मी में है फिर उसका बेटा आर्मी में जाता था, आराम से बहाली हो जाता था उसका। इन मेनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग्स हेल्ड दिस पोजीशन। बहुत सारे केसेस में क्या होता था, जो भी अच्छे अच्छे पोजीशंस थे वो राजा के रिलेटिव्स को दे दिया जाता था, क्योंकि राजा को उन पर थोड़ा विश्वास था। एक 400 टैक्सेस का मेंशन है, उसको हम लोग देखेंगे ये क्या है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ चोलाज हु रूल्ड इन तमिलनाडु रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। तो चोला के बारे में एक इंस्क्रिप्शन मिला था, एक खुदाई हुआ जो इंस्क्रिप्शन मतलब पत्थर पे जो खुदाई करके लिखा जाता था वो मिला था तमिलनाडु में, जो चोला रूल करते थे उनके बारे में। तो उसमें 400 टाइप के टैक्सेस के बारे में मेंशन किया गया है, 400 अलग अलग प्रकार के टैक्सेस के बारे में दिया हुआ है। उसमें जो सबसे फ्रीक्वेंटली मेंशन टैक्स है, यानी कि जो बार बार जो उसमें यूज किया गया है टैक्स में, वो वेटी टैक्स है। वेटी उस टैक्स को बोलते हैं जो कैश में नहीं लिया जाता था, पैसा नहीं लिया जाता था, वो फोर्स्ड लेबर के फॉर्म में लिया जाता था, यानी कि लोगों को टैक्स के बदले जाकर के काम करना पड़ता था, बंधुआ मजदूर की तरह बहुत ज़्यादा हार्ड लेबर करना पड़ता था। और जो टैक्सेस है उसमें कदमाई या लैंड रेवेन्यू, इन सब का भी जिक्र है उस इंस्क्रिप्शन में। देयर वेर ऑल्सो टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउसेस, घर बनाने में भी टैक्स देना पड़ता था। लैडर टू क्लाइंब पाम ट्री, यानी कि अगर किसी को पाल्म के ट्री पे, पाल्म का हिंदी नहीं याद है मुझे, देख लेना आप, तो उस पर अगर चढ़ना है, ठीक है, खजूर, शायद खजूर के पेड़ पे अगर चढ़ना है तो सीढ़ी अगर बनाते हैं वे लोग, तो उसके यूज के लिए भी टैक्स देना पड़ता था। असेस ऑन सक्सेशन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, अगर कोई व्यक्ति अपने फैमिली के प्रॉपर्टी का सक्सेसर बनता है, यानी कि अगर कोई बाप दादा अपना जो पूरा संपत्ति अपने बेटे को दे देता है, तो उसके बेटे को एक तरह से टैक्स देना पड़ता था, फैमिली का जो जब प्रॉपर्टी उसको मिलता था तब। इटीसी, तो इस टाइप के बहुत सारे टैक्सेस के बारे में उस इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। तो आज की इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।